क्लास 10। जैसा कि मैं आपको गद्य का इतिहास पढ़ा रही थी, आज मैं आपको पद का इतिहास वो कराऊंगी। जो गद्य का इतिहास है उसके मैंने आपको बताया था एक अलग कॉपी बनेगी, और जो मैं आपको पद का इतिहास करा रही हूँ इसके लिए आपको एक अलग कॉपी बनेगी। इससे संबंधित मैं प्रश्न भी आपको दूंगी, जो प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में करने होंगे। बच्चों, दिनांक है आपके 24/4/2021, कक्षा 10, विषय हिंदी, टॉपिक है आपका पद साहित्य का इतिहास। काव्य का विकास यानी कि कविता प्रायः पद्यात्मक और छंदबद्ध होती है। चिंतन की अपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। उसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति कराना होता है। आधुनिक रूप से कविता द्वारा भाषा को भी समृद्धि होती है, किंतु मूलतः वह आनंद का साधन है। तर्क और युक्तियों का आश्रय न लेकर जो कवि होता है वो रसानुभूति का समावेश प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः कविता में यथार्थ का यथारूप चित्रण नहीं मिलता, वह यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है अथवा जिस रूप में उससे प्रभावित होता है उसी का वह चित्रण करता है। उसके बाद है कविता का विषय। मानव ही कविता का विषय है। जब कवि पशु पक्षी अथवा निसर्ग प्रकृति का वर्णन करता है तब भी वह मानव भावनाओं को ही चित्रण करता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विकास, काव्य का विषय बन सकता है। आज के कवि का ध्यान जीवन के समान अपेक्षित पक्ष की ओर भी गया है। उसके बाद कविता और संगीत। कविता छंदबद्ध रचना है। छंद उसमें संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, यति, गति और वर्णों की जो आवृत्ति है, तुकान, पदावली इस संगीत के प्रमुख तत्व हैं। किंतु संगीत और काव्य के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग है। संगीत का जो आनंद है वो मूलतः नाद का आनंद है, जबकि कविता में मूल आनंद अर्थ का है। कविता में जो नाद का सौंदर्य अर्थ का ही अनुगामी होता है। उसके बाद है आपका सादृश्य विधान। आप जानते हैं कि जो कविता क्या है, आपकी कविता भाव प्रधान होती है। अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुँचाने के लिए कवि वर्ण विषय के सदृश अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करता है, जैसे कमल के समान नेत्र, चंद्रमा के समान मुख, सिंह के समान वीर आदि। इसी को साहित्य में सादृश्य विधान या अप्रस्तुत योजना कहते हैं। उसके बाद आपका आता है शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी कि मुख्य अर्थ का बोध होता है, तथा मुख्यार्थ में जब बाधा आती है तो उस समय उसमें लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है, और अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है, यानी कि कविता का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ तक ही सीमित नहीं रहता है। कविता का आनंद लेने के लिए हमें लक्षणार्थ और व्यंजनार्थ तक पहुंचना भी आवश्यक होता है। कवि फूलों को हंसता हुआ, मुख को मुरझाया हुआ कहना पसंद करते हैं, जबकि सामान्यतः हंसना मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है और मुरझाना फूलों के लिए। मुख्यार्थ जाने बिना हम लक्षणार्थ और
व्यंग्यार्थ तक नहीं पहुंच सकते। कवि ने बड़ी सावधानी से शब्द चयन किया है। कविता के शब्दों का आगरा विचार सहज रूप से पढ़े पाठक अतः श्रोता को उधर ही अभिमुख होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है काव्य सौंदर्य। जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो हैं आपके भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और प्रस्तुत योजना का सौंदर्य। तो पहला है आपका भाव सौंदर्य। जो भाव सौंदर्य है जैसे प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मन स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है। यानी कि भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रों ने रस कहा है। यानी भाव सौंदर्य को रस का है, अर्थात आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र, शांत, भयानक, अद्भुत आदि जो विभत्स ये 9 रस कविता में माने जाते हैं। जैसे सूर के बाल वर्णन में वात्सल्य का, गोपी प्रेम में श्रृंगार का, भूषण के शिव भावने में भी रस का चित्रण हुआ है। भाव सौंदर्य यानी रस। उसके बाद आपका आता है विचार सौंदर्य। विचार की उच्चता से काव्य में गरिमा आ जाती है। गरिमापूर्ण कविताएं प्रेरणादायक भी सिद्ध होती हैं। उत्तम विचारों और नैतिक मूल्यों के कारण ही जो कबीर थे, तुलसी और वृंद के नीति पर दोहों और गिरधर की कुंडलियों अमर हैं। आज की कविता में विचार सौंदर्य के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम आदि का विचार सौंदर्य विद्यमान है। दिनकर के काव्य में सत्य, अहिंसा और अन्य मानवीय मूल्य हैं। प्रसाद जी की कविता में राष्ट्रीय संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत के रूप में विचारों का सौंदर्य देखा जाता है। उसके बाद आपका आता है नाद सौंदर्य। पहला था भाव सौंदर्य, दूसरा विचार सौंदर्य, तीसरा है आपका नाद सौंदर्य। कविता छंदबद्ध रचना है, सबको पता है। छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद के द्वारा कविता में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश होता है। वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास के कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है। और जो कविता का सौंदर्य है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सौंदर्य जो है वो श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षण पैदा कर देता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति जब होती है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग होता है पर उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। से कविता में नाद सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे यहाँ पक्षियों के कलवर में नाद सौंदर्य को अनुभूत किया जा सकता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद सौंदर्य के साथ पक्षियों के समुदाय और हिलते हुए पत्तों का चित्र भी प्रस्तुत किया है। घन घमन नभ गर्जन घोरा ढाक, कंगन किंकिनन नुपुर धुनि सुनी में मेघों का गर्जना तर्जन और नुपुर की ध्वनि का समुद्र स्वर क्रमशः प्रभात क्रमशः उभरता है। उसके बाद आपका आता है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। यानी कभी कभी कहीं कवि विभिन्न दृश्यों, रूपों और तथ्यों को मर्मस्पर्शी और हृदयगामी बनाने के रूप में अप्रस्तुत योजना का सहारा लेता है। अप्रस्तुत योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिस उपमान को, प्रकृत के लिए जिस अप्रकृत को और प्रस्तुत के लिए जिस अप्रस्तुत को योजना की जाए उसमें सादृश्य अवश्य हो। यानी कि सादृश्य के साथ ही साथ ये भी आवश्यक है उसमें जिस वस्तु, व्यापार, गुण
के सदस्य वस्तुएं पार और गुण लाया जाए, वह उसके भाव के अनुकूल हो। जैसे पहले यहाँ पर दिया है रूप साम्य। कर्ता परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फोटित होते हुए भुंज दंड यु दर्शित हुए। यानी कि शुंड के समान ही भुंज दंड भी प्रचंड है और कर्ता अरुण तथा कोमल है। ये प्रभाव आकार साम्य से ही उत्पन्न हुआ है। उसके बाद है आपका धर्म साम्य और उसके बाद है आपका प्रभाव साम्य। उसके बाद आपका आता काव्य रसाधन। यानी कि आप जानते हैं कि कविता का आस्वादन उसके अर्थ ग्रहण में है। इससे पहले शब्दों का मुख्य अर्थ को सबसे पहले हमें कविता के मुख्य अर्थ को समझना चाहिए। मुख्य अर्थ समझने के लिए अन्वय करना भी आवश्यक है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना प्राय शब्दों का व्याकरण नहीं रहता जो गद्य में होता है। अन्वय से शब्दों का परस्पर संबंध जो स्पष्ट हो जाता है, जो उसका अर्थ होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है और हमें उसका अर्थ ज्ञात हो जाता है। इस प्रक्रिया से शब्द के वाच्यार्थ के साथ उसमें निहित लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कविता में ऐसे शब्दों का भी सभी प्रयोग करता है जिसके स्थान पर उसके पर्याप्त नहीं रखे जा सकते। तो इसके लिए यानी कि कविता के जिन तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसके संबंध में कविता के आस्वादन का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए कविता को बार बार मुख्य रूप से ग्रहण यानी कि पढ़ना आवश्यक है। इसके निम्न बातें आवश्यक है। कविता के मूल भाव को समझकर उसको अपने शब्दों में लिखना। दूसरा रस, अलंकार, गुण, छंद आदि को समझकर कविता में उसकी उपयोगिता को हृदयंगम करना। तो तीसरा है आपका अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना और उसका मुखोपात करना। ये था बच्चों आपका काव्य का विकास। इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपको भेजूंगी। जो प्रश्न उत्तर आपको अपने फेयर कॉपी में करने हैं वो क्लास ग्रुप में सेंड करें। इसके अलावा कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।